स्क्रीन विजिबल है सबको यार? यस। ओके ओके, ठीक हो गया। तो हमारा कंप्लीट हुआ था यूरेनस। अब हम बात करेंगे नेपच्यून के ऊपर। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन था यार? वो ना असल में सेशन ऑफ होने वाला मैं कि नहीं? नहीं, वो पिछले सेशन की बात थी। ओके ओके। अच्छा जी, नेपच्यून। नेपच्यून पे बात करें तो हमारा आखिरी प्लेनेट है करंटली जो। तो इसमें नेपच्यून की जो अदर नेम्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये द कोल्डेस्ट प्लेनेट है। क्यों? जितना दूर है सूर्य से उतना ही ठंडा होगा ये। और स्लोएस्ट रिवॉल्विंग प्लेनेट। मरकरी जितना करीब है उतना ही फास्टेस्ट रिवॉल्विंग, और ये जितना दूर है, ज़ाहिर डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इनके दरमियान में, तो उतना ही स्लोएस्ट रिवॉल्विंग है। ठीक हो गया? तो हम बाकी चीजें देख लेते हैं। इसमें क्या है? कहता है नेपच्यून एंड यूरेनस आर मच अलाइक। ये हम उसकी डायग्राम में भी देख चुके हैं। देखे, दोनों की डायग्राम भी देखे तो ऑलमोस्ट साइज का 19-20 का डिफरेंस है। तो कहता है कि दे आर मच अलाइक, तकरीबन एक जैसे ही हैं। दे बोथ आर लार्ज गैस प्लैनेट्स एंड लुक लाइक बिग ब्लू green balls, big blue green balls in the sky. Therefore these are called twin planets. ये सिस्टर प्लैनेट्स कौन से थे यार? पढ़े थे हमने कहीं पे? ये कौन से थे? अगर ये ट्विन सर प्लैनेट्स, ये कौन से थे वो? वीनस और अर्थ। शाबाश। वीनस सर। विनस और अर्थ ये सिस्टर प्लैनेट्स हैं। और जब बात की जाएगी ट्विन प्लैनेट्स की तो आपके पहला ध्यान में ये आएगा जनाब, नेपच्यून और दूसरा कौन सा? हाँ जी, यूरेनस यार। यूरेनस। यूरेनस और यूरेनस नेपच्यून दोनों ट्विन प्लैनेट्स हैं। सिस्टर प्लैनेट्स की बात की जाएगी तो वो अर्थ और वेनस है। ठीक है, ये याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज के अंदर। ओके, अगले पेज पे मूव करता हूं मैं। अच्छा जी, कहते हैं नंबर 3 है द प्लैनेट हैज लार्ज। नंबर 3, द प्लैनेट हैज लार्ज डार्क सर्कल्स ऑन इट्स सरफेस विच एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव टू बी स्टॉर्म्स। ठीक है, वो तूफान है बड़े बड़े। नेपच्यून हैज टू थिक एंड टू थिन रिंग्स विच सराउंड इट। इस पे भी हैं लेकिन 1000 से ज्यादा वो सैटर्न के पास ही है। नंबर 5 है नेपच्यून हैज ऑल्सो 13 नोन। अब 13 नहीं, अब 14 हो चुकी हैं, क्योंकि पता है क्या, टाइम टू टाइम नई चीजें डिस्कवर होती रहती हैं। यार ये माइक ऑफ करें प्लीज आप, स्टूडेंट आप माइक ऑफ करें, डिस्टर्बेंस होती है। किरण सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, खैर है, जो भी है कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि असल में ना बाज लोग न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं ना इसको यूज करना, इस वजह से हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि नेपच्यून हैज ऑल्सो, इसके हैं 14, जो नासा की वेबसाइट पे है वो 14 आ रहे हैं अभी। तो 14 इसके मून्स हैं। नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सबसे दूर वाला है ये। और द पीरियड ऑफ रोटेशन इज अबाउट 16 आवर्स एंड ऑर्बिटल पीरियड कितना है? 165 साल का है। डायमीटर कितना है इसका? 49400 किलोमीटर। और कहता है ये इसके और सन के दरमियान तकरीबन 4500 मिलियन किलोमीटर का फासला है। तो बस आगे देखें कि उसने बेसिक डिफरेंस बताया हुआ है किसका, स्टार का और उसका प्लैनेट का। ये एक बार आपने पढ़ लेना है। क्या है ये? हॉट गैसेस के हैं। ये क्या है? ये जनाब ऑब्जेक्ट्स हैं। ये क्या है? अपनी लाइट रखती हैं, इनकी अपनी लाइट नहीं है, ये इसकी लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं। इसके इसका टेम्परेचर इतना है, इसका इतना है, इसकी एग्जाम्पल ये वाली है, इसकी एग्जाम्पल ये वाली है। ठीक है, इसको पढ़ लेना, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या है? जो छोटे ड्वार्फ बोलते हैं बोने को। ठीक है, ये भी आपने इसमें इसमें याद, आपने जो ऊपर वाले फैक्ट्स फिगर याद करने हैं यहां तक, उसके बाद आपने इसको सिर्फ पढ़ लेना है, रट्टा नहीं मारना। इसको पढ़ना है, पढ़ ले, छोड़ना है छोड़ दें, आपकी अपनी मर्जी है। ड्वार्फ प्लैनेट्स का पढ़ लीजिएगा कि इसको बोलते हैं बोने को, ड्वार्फ बोलते हैं बेसिकली। तो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं उनको ड्वार्फ प्लैनेट्स का नाम दिया जाता है। इसी कैटेगरी बनाई थी उसने, एस्ट्रोनॉमर्स ने। अच्छा, प्लूटो की थोड़ी सी उसने जो लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी ना, कि प्लूटो किस दौर में शामिल था, 9वां सियारा था हमारा। लेकिन फिर इसको इसकी हरकतें देखते हुए वहां से निकाल दिया गया।
वजह क्यों निकाला गया वो आपको मैं बताया था कि अगले आएगा नेक्स्ट। कहता है फॉर मैनी इयर्स प्लूटो वाज थॉट of as the farthest known planet from the sun. It is a very unusual orbit. Unusual का क्या मतलब है, मैंने बताया था ना कल आपको कि नॉर्मली क्या होता है, अगर ये एक प्लैनेट है ना तो इसका एक अपना एक ऑर्बिट है, ये किसी के पास नहीं जाता, ये अपने ही ऑर्बिट में मूव कर, ये सन है, सन के इर्द गिर्द मूव करता रहेगा। लेकिन प्लूटो क्या करता था, वो हर 248 साल के बाद, अर्थ ईयर्स के बाद, वो 20 साल जनाब अगले के प्लैनेट में घुस जाता था। किसके? अपने से पहले वाले के, नेपच्यून के प्लैनेट में घुस के 20 साल मेहमान बन के रहता। नेपच्यून। ठीक है, 20 साल मेहमान बन के यहां स्टे करता था, फिर वापस निकल के अपने ऑर्बिट में चला जाता था। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा कि किसी भी जो उसकी सियारे की डेफिनेशन है तो ये तो उसके लिहाज से गलत साबित हो रही है, इस वजह से उन्होंने फिर इसको इससे निकाल दिया था। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का वो जो यही लिखा हुआ है कि तकरीबन कहते हैं इट इज वेरी अनयूजुअल ऑर्बिट है, और तकरीबन हर 248 साल के बाद क्या करता है प्लूटो, जो है प्लूटो स्विंग करता था और नेपच्यून के ऑर्बिट में जाके घुस के बैठ जाता था। इसी वजह से और रहता भी कितना 20 ईयर्स तक रहता था, तो इस वजह से उन्होंने फिर इसको निकाल दिया उसमें से। ठीक हो गया, तो अभी जो आखिरी है वो नेपच्यून है। मून को पढ़ लेती हैं और उसके बाद फिर सर ये प्लूटो निकला कब था? यार ये चेक करना पड़ेगा, ये 2006 की बात में हर कर रहे हैं, 5 6 या 2002, इसको पढ़ लीजिए, इसमें लिखा होगा। लेकिन बस इतना पता होना बहुत जरूरी है कि अभी प्लूटो जो है ना वो सियारा नहीं है, उसकी लिस्ट से निकाल दिया गया है। ठीक है, ओके। आई थिंक सो 2000 में निकाला था इन्होंने ना इसको, हाँ 2000 में रियलाइज किया था, निकाल दिया था, फिर उसकी स्पेशल अलग कैटेगरी दे दी थी। ठीक है, लार्जेस्ट प्लूटो का जो लार्जेस्ट मून है वो कैरोन है। ठीक है, अच्छा आगे चले, मून की बात करें, हम अपने मून की बात करते हैं, ल्यूना की। ठीक है, मून का जो असल नाम है एस्ट्रोनॉमर्स की नजर में वो ल्यूना है, मून वो हमारे लिए है। कहता है अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। अब कहता है a natural satellite is a space body that orbits a planet. Moon is the fifth largest moon of our solar system. याद रखिएगा, पांचवा लार्जेस्ट है ये मून पूरे सोलर सिस्टम का। डायमीटर 3475 किलोमीटर है, मैस 7.3 क्रॉस 10 रेज पावर 22 किलोग्राम्स, और ये अर्थ का 1/81वां हिस्सा या 81th जो ना वो पोर्शन है उसका जमीन के मैस का। ठीक है, और जमीन का मैस कितना है? हाँ जी, 10 की पावर 4 सर, 24। 24, शाबाश के जी। ए 5.9 समथिंग है, लेकिन हम राउंड ऑफ करके इसको 6 कर देते हैं, 6 × 10⁻²4 किलोग्राम्स। ठीक है, अच्छा जी, और डेंसिटी कितनी है अर्थ की? 3 जो एवरेज डेंसिटी है वो 3,347 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसका यूनिट है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, कहते थे एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ 3,84400 इतने किलोमीटर है, जो कि 238857 माइल्स। ठीक है, उसके बाद जो है मून ऑर्बिट्स द अर्थ एवरी 27 डेज एंड 7 आवर्स। एक्चुअल ये क्या चीज है भाई, ये एक्चुअल है तो फिर दूसरा कौन सा होना चाहिए? उसने कहा 27 दिन और 7 घंटे में अपना एक चक्कर है जमीन के इर्द गिर्द पूरा कर लेता है, अर्थ के इर्द गिर्द मून की बात कर रहा है। ठीक है, तो कहते हैं एक्चुअल में 27 दिन 7 घंटे में करता है। इसको आगे देखेंगे, इस बात को हम लोग अभी आगे मूव करते हैं हम। इसके बाद है जी कि मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन अराउंड द सेम लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स द ऑर्बिट ऑफ द मून। आपने देखा ना कि ये जमीन है फॉर एग्जांपल कि ये अर्थ है, ये मून है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप जब भी देखते हैं तो आपको एक ही साइड के, वो एक बूढ़ी औरत बैठी चांद पे चरखा काट रही है, वो वाली कहानी, वही साइड हर दफा क्यों नजर आती? वजह यह है कि जो रोटेशन पीरियड अर्थ का है वही रोटेशन पीरियड इसका है। दैट इज वाई जो साइड हमारी तरफ है यार बस हमें वही नजर आएगी। ठीक है, जो साइड हमारी तरफ है हमें वही नजर आनी है। इस वजह से कह रहा है कि दोनों का जो रोटेशन पीरियड है वो सेम है। और उसके बाद जनाब
This means that Earth, from Earth, we can only see around 60% of its surface. The side that we can see from the Earth is called near side. जो हमें नजर आ रही है वो नियर साइड है, और जो दूसरी वो फार साइड है, ठीक है। अच्छा, दूसरी वो फार साइड कहलाती है। द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज ओनली अबाउट 1/6 एज स्ट्रॉन्ग ऑन द सर्फेस ऑफ द मून एज कंपेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। के जमीन का 1/6 टाइम ग्रेविटी है, मतलब मून पे कम है, जमीन पे ज्यादा है। अच्छा जी, और ये मद्दो जजर के टाइम पे इकट्ठी भी हो जाती है, जब वो समंदर की लहरें उठती हैं तो वो इसी वजह से उठती हैं। खैर वो आगे आएगा तो उसको देखेंगे, अभी हम इस पे फोकस करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ गया तो आपका इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हो गया हमारा। नंबर 6 है द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द मून इज 107 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे, और रात में कितना हो जाता है -153 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस रात में। और नंबर 7 है द अर्थ टाइड्स आर लार्जली कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। होता क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। होता क्या है यार, देखो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अर्थ है, यहां पर समंदर चल रहा है, ठीक है, यहाँ पानी है, ये अर्थ है। अब यहाँ मून इसके गिर्द रोटेट कर रहा है, और ये सारा मिल मिला के सूरज के गिर्द कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सूरज यहाँ पर है, ठीक है। अब जब भी सूरज, चांद और जमीन एक लाइन में आ जाएंगे रोटेशन के दौरान, तो उसमें ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होता है। वो क्या होता है, दोनों की जो, मैं ये नहीं कहता कि आधे आसमान तक टाइड्स पहुंच जाती, वैसे बना के दिखा रहा हूं। तो उसमें क्या होता है कि जब सूरज, चांद और जमीन अलाइन हो जाती है, तो इसकी ग्रेविटेशन प्लस इसकी मिल के इस सारे पानी को ऊपर को खींचती है। इस वजह से कंपैरेटिवली टाइड्स जो है, वो जो लहरें हैं वो बड़ी उठती हैं। और जब जमीन ये वाली है, मून यहां पर है, और चांद आपका, सॉरी जो सन है वो यहां पर है, तो इसमें चूंकि ये दोनों इकट्ठे होके अब इसकी ग्रेविटेशन इसको खींच रही है, इसकी इसको खींच रही है, तो वो जो इफेक्ट है जमा नहीं हो पाता, तो उस लिहाज से इतनी टाइड्स ऊंची नहीं जाती इस सूरत में, ठीक है। तो बस ये इतना काफी है, अभी आगे मूव करते हैं हम लोग। यहां तक ठीक है, कोई बात समझ ना लगी हो तो पूछ सकते हैं, आगे चले। यार हूं हाँ तो किया करो, सर। मुझे लगता है मैं जी गूंगी सर। गूंगी क्लास को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, मून हैज नो एटमोस्फेयर, मून का एटमोस्फेयर नहीं है। कहता है इट टेक्स 1.3 मिनट्स टू मून लाइट टू रीच द अर्थ। इट टेक्स 1.3 मिनट्स इन विच द मून लाइट रीच ऑन द अर्थ, ठीक है। उसके बाद है मून इज 1/4 साइज ऑफ इट्स मदर प्लैनेट दैट इज अर्थ। जमीन का चौथाई हिस्सा है, मतलब साइज की बात करें तो जमीन के अगर 4 हिस्से कर लें तो तकरीबन जो एक हिस्सा है उसके बराबर है ये मून, ठीक हो गया। तो बस आज इसको यहीं पे रोकते हैं, काफी पढ़ लिया है। आगे आपने क्या करना है, रेवोल्यूशन और रोटेशन, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, आपने एक बार पढ़ लेना है इसको। इसमें रट्टा नहीं मारना। न्यू मून, ये वाला, ये जो टॉपिक है ना, ये वाला ये पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट शायद ना हो, लेकिन समझना जरूरी है इसको। इसको और इसको जो हमने एक बात की थी ना, 27 दिन और 7 घंटे, वो इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। इसको कल देखेंगे। अगर आपने अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नोट्स मैंने मेरे ख्याल शेयर कर दिए हैं कल आपके साथ। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना लगी हो, कोई क्यूरी हो तो बताएं। लेकिन उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फीस सबमिट नहीं करवाई हुई, यार आज का वाला भी मैंने अलाउ कर दिया है, मैंने क्लास मिस नहीं करवाई। कल हमारा ऑफ है, फ्राइडे है, कल हमारी छुट्टी होगी। हफ्ते वाले दिन जो क्लास है वो सारी इफ्तिखार लेंगे, और टाइम वो फिर इंशाल्लाह जुमे की रात तक अनाउंस कर देंगे कि वो कल दिन को 10 से 12 लें, या शाम 3 से 4 ले लें, या 3 से 5 ले लें, तो वो सर बता देंगे, ठीक है, मैसेज ग्रुप में छोड़ देंगे आपको। तो वो जो क्लासेस हैं वो सर इफ्तिखार लेंगे, सैटरडे संडे लेंगे, ठीक है। उनकी अपनी ऑफिशियल जो असाइनमेंट्स हैं, उस वजह से वो बाकी दिनों में टाइम नहीं निकाल पाते, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा टाइम हमें फ्लेक्सिबल रखना होगा। तो सैटरडे संडे को हमारा टाइम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, लेकिन जो बाकी वर्किंग डेज हैं वो
क्लास में कौन सा सब्जेक्ट करेंगे वो सर ही बताएंगे आपको। वैसे 4 सब्जेक्ट हैं जो सर करवाएंगे आपको, कंप्यूटर साइंसेस, उर्दू, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, ये 4 सर करवाएंगे, बाकी जो 6 हैं वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो सर वो आप कब ऐड करेंगे अपने जो इसके अलावा? मैं बात नहीं समझा आपकी। सर आप ये दो पढ़ा रहे हैं ना, एवरीडे साइंस और इंग्लिश, और आप जो आपने पढ़ाने हैं वो किस दिन आप ऐड करेंगे? अब्दुल्ला भाई, मैं पोर्शन टू पोर्शन हम मूव करेंगे, इंग्लिश थ्रू आउट चलेगी और बाकी हम पोर्शन टू पोर्शन मूव करते जाएंगे, ठीक है। अभी 1-2 हफ्ते हम पढ़ेंगे, जो स्केड्यूल है हमारा प्लानर है उसमें 1-2 हफ्ते हमारा, एक हफ्ता चलेगा ये अकेला चलेगा एवरीडे साइंस। उसके बाद उससे अगले हफ्ते में हमारा साथ एक और सब्जेक्ट ऐड होगा, ठीक है, वो प्लानर में आपको शेयर कर दूंगा। तो उसमें पूरे 8 हफ्तों का आपको शेड्यूल दिया जाएगा कि यार इसमें हमने ये करवाना है, इस वीक में हमने ये करवाना है, ये सब्जेक्ट साथ चलेंगे आपके। क्या साइंस में क्या साइंस में जस्ट एक मैसेज क्या था, ठीक है, तो इसलिए वो परेशानी वाली बात नहीं है। क्या साइंस में जस्ट यही सिलेबस है जो आपने। सर वो पूछ रहे हैं कि सिलेबस हो रहा है या जस्ट इतना ही करवाना है एवरीडे नहीं साइंस? नहीं, खुदा का खौफ करो यार, एवरेज साइंस एक अच्छा खासा लंबा सब्जेक्ट है, ये तो हमने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी है उसमें, अर्थ साइंसेस पढ़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ी हुई है, आपके जो बाकी सेरामिक्स वाले पढ़े हुए हैं, एंटीबायोटिक्स पढ़े हुए हैं, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बीमारियां सारी पढ़ी हुई हैं। उसके अलावा कंप्यूटर का मतलब पोर्शन वहां पर भी है, थोड़ा बहुत मैं यहाँ भी करवाऊंगा इसके साथ, ठीक है। तो काफी कुछ है इसका, इतना छोटा सिलेबस नहीं है, सिलेबस काफी लेंथी है यार। 1.5-2 घंटे ठीक में बंदे की मत मारी जाती है, ये मैंने पढ़ा पढ़ा के। तो इस लिहाज से मैं कह रहा गला था कि खुश्क हो जाता है। ये देखिए बात पता है क्या, अ, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर रहा, आप लोगों ने पे किया है, ठीक है। लेकिन मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये कंपैरिजन किया जाए ना, जितना हम लोग जोर लगा रहे हैं, तो उस लिहाज से चार्जेस ज्यादा नहीं है। एनी हाउ, तो जिनकी फीस सबमिट नहीं हुई हुई वो काइंडली कल तक लाजमी करवा दें, या फिर अदरवाइज क्या होगा, मुझे मजबूर ग्रुप ना मतलब एक्सेस खत्म करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स की। तो काइंडली आप कल तक लाजमी करवा दें, तो सर इफ्तिखार वाली क्लास में फिर वही लोग जाएंगे जो पे कर चुके होंगे, ठीक है। तो ग्रुप में मैंने रिमाइंडर सेंड कर दिया था। अब छोटी क्लास के बच्चा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, सारे मैच्योर हैं, ग्रेजुएट हैं, तो मेरे ख्याल बार बार बताने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर हम सेशन क्लोज करेंगे। जी प्लीज, कोई क्यूरी बस आपके माइंड में क्लोज ही इससे करें। रिलेटेड, आपके माइंड में कोई क्यूरी हो इससे रिलेटेड, एग्जाम से हाँ रिलेटेड या मतलब ओवरऑल इस तैयारी से रिलेटेड, या कोई भी इससे रिलेटेड हो मतलब। अभी तो नहीं है सर, फिलहाल फिर होगी तो पूछिए। चलें ठीक हो गया, ठीक है जी, क्लोज करते हैं फिर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।